हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करें कक्षा छठी की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 16 कचरा संग्रह एवं निपटान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये हमारे जीएस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं वो प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है। प्रायः हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्रायः सार्वजनिक स्थलों पर बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेलने के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है, तो यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाते हैं, तब पेज फाड़कर फेंक देते हैं। तो इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों में से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि नहीं ना हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे। पहले वो जो विद्यालयों के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों का चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। ये कचरे का निपटान 16.1 में कि सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे गर्त होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। जैसे चित्र 16.1 या चित्र 16.1 यहाँ दोस्तों ये भराव क्षेत्र है जहाँ गड्ढे होते हैं, वहाँ पूरा जहाँ रखे जाते हैं, वहाँ कचरे के उस भाग को जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है तो उसी रूप में उपयोग ना किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयवों को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। तो लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या होता है? आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा सीखें कंपोस्ट कैसे निर्माण होता है। तो पहले ये जानने के इच्छुक हैं कि जैसे कंपोस्ट दोस्तों हमारे जैसे पेस्टिसाइड, जैसे हमारे कंपोस्ट जो खाद बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद होता है, ये होता है दोस्तों नेचुरली खाद होता है जो हमारे कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले यह जानने को उत्सुक हैं कि कचरा उपयोगी कैसे हो सकता है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया, क्या इस पूरे के कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा है या नहीं। एक क्रियाकलाप एक देखते हैं। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। फिर इसे 2 समूह में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हो। समूह 1 कि रसोई घर का कचरा कैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियाँ, समाचार पत्र, सूखी पत्तियों एवं कागज की थैलियों भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। समूह 2 कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा कांच, एल्युमिनियम के रेपर्स, कीले, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक डोरियों में बांधिए तथा इन्हें A, B, C, D से नामांकित कीजिए और इनमें से प्रत्येक समूह की एक डेयरी को प्लास्टिक की दो पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी डेयरियों को पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। चित्र 16.2 में देखिए दोस्तों दिखाया गया है कि छोटे-छोटे गड्ढों को कचरे की ढेरियों को गड्ढों में भरना, जैसे कचरे की ढेरियों को गड्ढे में छोटे-छोटे गड्ढों में किस तरह भरा जाता है, जिससे कंपोस्ट बनता है, जो खाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कृषि के लिए जो होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। जो आप कचरे की इन ढेरों को दबाने के 4 गमले भी ले सकते हैं। तो 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना, तो उससे कोई दुर्गंध ना आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विगलन हो गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए और इसी प्रकार 2 दिनों के अंतर इसका अवलोकन करके अपने परीक्षण को सुझाव अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विगलित एवं उससे दुर्गंध नहीं आती है, आंशिक रूप से विगलित हैं या लगभग पूर्णतः विगलित हैं, परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो किसी ढेर के कचरे का विगलन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। अपने परीक्षणों के आधार पर
सानी 16.1 के कोलंबो में अपने विकल्पों से 1, 2, 3 और 4 को यहाँ कचरे की ढेरियों में क्या क्या परिवर्तन आए, वो बोलता है कि यहाँ लिखने के लिए में क्या 4 दिन के बाद क्या हुआ, 6 दिन के बाद क्या, 2 सप्ताह के बाद क्या हुआ, दुर्गंध आ रही कि नहीं, या दुर्गंध नहीं, या 4 सप्ताह के बाद क्या हुआ, यही बोल रहा है कि भरने के लिए या परीक्षण करके। तो आइए देखिए कि यदि आपने कुछ और परीक्षण भी किए हो तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विगलित नहीं हो पाया है उसे जलाएं अथवा फेंकिए नहीं। यदि कचरा पूर्णतः विगलित हो गया हो तो उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला दें, और जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं, यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेंगे। हाँ दोस्तों, जो कचरे विगलित हो जाते हैं वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खाद बन जाते हैं, जो हमारी कृषि के लिए बहुत ही, पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो नेचुरली होते हैं। तो वो किसी तरह की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती, खाद एकदम नेचुरली होती है। आइए आगे बात करते हैं कि आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती हैं जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। जो विगलित हो जाता है वो पौधों के लिए खाद के रूप में किया जाता है। तो कुछ पौधों के विगलित और खाद में भी परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। दोस्तों, जो विगलित हो जाते हैं खाद में होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ चारों तरह नगरों में नगर पालिका 2 प्रकार के कचरों को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्रायः एक रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातु तथा कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ हैं जो पूरे के ढेर में विगलित नहीं हुए थे। हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पदार्थ अथवा जंतु अवशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विगलित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 में किए गए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे दो समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक है। आइए आगे बात करते हैं कि क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं। क्या बहुधा इन्हें जला देते हैं। चित्र 16.3 में दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ पत्तियों के जलाने पर हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। इस पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए दोस्तों, उससे हानिकारक गैस निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियों या फसली पदार्थों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्ट को जलाते रहे हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है तथा हमें इसे पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली एवं भुजों द्वारा नोट किए गए कुछ परीक्षण एवं विचार इस प्रकार हैं कि भुजों ने अपनी नोटबुक में लिखा है कि पत्तियों को न जलाएं और आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहली ने अपने नोटबुक में लिखा है कि सरकार ने पत्तियों को जलाना या चोरी क्यों नहीं माना जाता है। हाँ दोस्तों, उसको बोला कि पहली सरकार पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना जाता है कि पत्तियों को जलाना जैसी चाहिए उसे बहुत धुएं निकलते हैं जो हमारे वातावरण, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। वास्तव में चोरी नहीं, उसका अभिप्राय और गैर कानूनी अथवा अपराध से है। हाँ दोस्तों, जो जलाते हैं कचरे को, तो जो पत्तियों को गैर कानूनी अपराध के रूप में उसका प्राय है कि वह चाहती हैं कि सरकार पत्तियों और दूसरे पदार्थों को, अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। वर्मी कंपोजिस्टिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। वर्मी कंपोजिस्टिंग, हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के लिए विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। आइए यह पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोजिस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है, और लाल केंचुओं की सहायता से कंपोजिस्टिंग बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोजिस्टिंग अथवा कृमि कंपोजिस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोजिस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, वर्मी कंपोजिस्टिंग अथवा कृमि कंपोजिस्टिंग कहते हैं। तो कंपोजिस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये क्रियाकलाप 2, मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर तक गहरा खोदें अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो। आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुआ के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए, और आप विकल्प के रूप में तली में रेत 1 या रेत 2 सेंटीमीटर 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियां अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए, और आप हरी पत्तियों या पौधों के सूखे डंठियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पत्तियाँ बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं कार्टन का प्रयोग न करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाइए, और ध्यान रहे कि जल इतना अधिक न हो कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाई नहीं, और इसे पोला ही रहने दीजिए।
ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। जो लाल केचुए दिखाए गए हैं दोस्तों 16.14 में लाल केचुए दिखाए गए। अब आपका गड्ढा लाल केचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केचुए जिसे खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। जैसे चित्र 16.4 में देखिए लाल केचुए को दिखाया गया दोस्तों कि अब इन्हें जूट की बोरी या पुराने चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। और आपके लाल केचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट कॉफ़ी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे की खरपतवार दे सकते हैं। ये चित्र 16.5 में दिखाया गया दोस्तों। जैसे खरपतवार कैसे देखिए दोस्तों, इसमें चित्र 16 में लाल केचुओं के लिए आहार दिया गया है कि क्या क्या इसमें दिया गया है। देखते हैं कि आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट कॉफ़ी चाय के छानने के बाद जो बची हुई पत्तियां तथा खेत में बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। चित्र 16.5 में इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को भोजन के रूप में लाल केचुओं को ना दें। हाँ दोस्तों, बोलते हैं कि लाल केचुओं के नमक, आहार, तेल, सिरका, मांस, दूध इस अपशिष्ट पदार्थ के भोजन के रूप में ना दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से पहले उनमें रोग कारक जीवन उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहे तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहे। लाल केचुओं के दांत नहीं होते हैं। इनमें एक विशिष्ट संरचना होती है जिसे गीजड़ कहते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें विशिष्ट संरचना होती है गीजड़ कहते हैं, जो भोजन को पसीने में इसकी सहायता करता है, पीसने में सहायता करता है। और यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा हुआ आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृत्रिम के गीजड़ में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। और कोई लाल कृत्रिम एवं दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकते हैं। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास की नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। 3 या 4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। तो क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है तो अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। और चित्र 16.6 में दिखाई दिया। देखते हैं चित्र 16.6 में देखिए दोस्तों, चित्र 16.6 में कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह तैयार हो गया है, ये दिखाया गया है। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अवशिष्ट डालिए। अधिकांश कृत्रिम अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए और आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि है और आप इसका उपयोग अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट के खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम या प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रति घर से कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को पात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 या 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उनमें कुछ दिनों तक अपने घर का कचरा एकत्रित कीजिए और कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी तरह भर जाती है। आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा ले तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि चित्र 16.7 में दिखाई गया निकटवर्ती पूरा घर देखिए दोस्तों, पूरा घर कितने कचरे हैं यहाँ दिखाया गया। आइए आगे बात करते हैं कि अब हम एक ऐसे गाँव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहाँ एक लोग अधिक बुद्धिमान है और जहाँ कचरा कम निकालता है और नानू छठी कक्षा में पढ़ता है और उसे कागज़ का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वो अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता है। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल पुराने कपड़ों से चढ़ाई, पॉलीथीन की थैलियों से कटोरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन पराया नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुदगी का लेप कर रही थी। और नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही है? तो यह लेप क्या है?
को यह कागज़ की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज़ से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसा भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया, परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नानी ने उत्तर दिया कि इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? तो नानू ने इसमें कोई रुचि नहीं थी। वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज़ फाड़ने की शुरू कर दिया थे। तो श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग किए गए सभी कागज़ को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए, और वह किसी भी कोई बात सुनता नहीं था। कुछ दिनों के बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था और श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज़ के कुछ हेट खरीदे और उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज़ की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीज़ों जैसी टॉफ़ियाँ और बिस्कुट भी खरीदे और उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसने कपड़े का थैला ले जाने का कहा था। अब उसने उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंचा। चित्र 16.8 में दिखाया गया कि खरीदी गई वस्तुओं को भरी थैलियों के साथ नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत दिया और बहुत से खेल कर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज़ के हेट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज़ की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह उसने नानू द्वारा फेंके गए कागज़ों को लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए और नानू बहुत उत्तेजित था। वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना आहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया और उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। और परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भौं चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन कचरों को करते देखिए और पता लगाएं कि वे कचरे से उपयोग पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाएं कि वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं। वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं? क्या वह अथवा उसका या उसकी मित्र विद्यालय जाती हैं? यदि नहीं तो उसका कारण जानने का प्रयास कीजिए कि आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं। कि आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच, धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियाँ, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में उस घर वालों की सहायता की है? उसने बात करके पता लगाएं कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। तो क्या श्याम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? आइए इससे बनना सीखें। कागज का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तैयार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागजों को छोटे टुकड़ों में फाड़िए और इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए और कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। और अब इस भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए और लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे ठोकिए और जल के बाहर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए और जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सौंक लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाएं। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तुओं रखें जिसमें वे मुड़ ना सकें। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए ये लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों या फूलों की पंखुड़ियों तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज का पुनः चक्रण किया क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते हैं? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियाँ का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैली, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है।
क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी अपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है, यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन की सामग्री के लिए करते हैं। प्रायः यह थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती है। इन थैलियों के पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्यों उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वाले द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रह के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करके अथवा जलाने पर हानिकारक गैसों मुक्त करते हैं। ये गैसों बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है। हाँ दोस्तों, प्लास्टिक जलाने से बहुत ही हानिकारक गैस निकलते हैं जो मानव स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत उत्पन्न करती है, जैसे कैंसर भी इसमें सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं बूझो क्या करती है। पहली का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रह के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का पुनर्चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं कि दिशा निर्देश बोला है कि सरकार के द्वारा बोल रहा है कि ये कि आपने देखा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं या गली मोहल्ले के अथवा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर भी असावधानी फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुँच जाती है और फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुँचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें जहाँ भी संभव हो, बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों को पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज़ की थैलियों उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारों के लिए बाजार आते समय हम घर के कपड़े तो जूट का थैलियों का लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों संग्रह के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों का इधर उधर न फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विशेष पूर्ण निपटान करें। हम कागज़ का पुनर्चक्रित करें और हम कागज़ के दोनों ओर लिखें और रफ कागज़ के लिए स्लेट का प्रयोग करें और अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखें या टूटे कागज़ों को रफ कागज़ के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार और मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी अधिक कठिनाई होगी। दोस्तों ये था इसका दोस्तों कि कचरे का निपटान के बारे में ये दिया गया। ये दोस्तों आपको एग्जाम पूछा जा सकता है, प्लास्टिक के अति उपयोग के न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसका 10 दिए गए हैं कि 10 इनके कारण क्या करना चाहिए। इसका निपटान दिए गए 10 कि इसका आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये आपके परीक्षा के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में आपको ये पूछ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपनी इस शब्द का अपशिष्ट कचरा भराव क्षेत्र कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट पुनर्चक्रण, इसे आपने पढ़ लिया इसके बारे में। ऐसे सारांश पढ़ते हैं। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नहर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है या कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। रसोई क्षेत्र के अपशिष्ट सतह सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्ट को खाद परिवर्तन करना कंपोजिस्टिंग कहलाता है। कि रसोई के घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतुओं को खाद में परिवर्तित करना कंपोजिस्टिंग कहलाता है। हाँ दोस्तों, रसोई के अपशिष्ट और पौधे जंतुओं का अपशिष्ट, रसोई घर के कचरे को कृत्रिम अथवा लाल केंचुओं द्वारा इसे कंपोजिस्टिंग में परिवर्तन करना या वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। कि रसोई घर के कचरे को कृत्रिम अथवा लाल केंचुओं में परिवर्तन करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट आपसे पूछा जा सकता है क्या है वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट क्या कि रसोई अपशिष्ट को पौधे एवं जंतुओं के खाद्य में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग करना। वर्मी कंपोस्ट क्या है कि रसोई घर के कचरे को कृत्रिम अथवा लाल केंचुओं द्वारा के कंपोजिस्टिंग में परिवर्तन करना, जिसको लाल केंचुओं द्वारा परिवर्तन करते उसे वर्मी कंपोजिस्टिंग कहलाता है। कागज़ का पुनर्चक्रण संभव है तथा पुनर्चक्रण द्वारा बने कागज़ से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। कंपोजिस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है।
हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। कि दोस्तों इस वीडियो को दोबारा देखना, इसको अभ्यास करना। आप बिना अभ्यास किए बिना इस चैप्टर में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। इसको अभ्यास करना मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ कि इसको आप अभ्यास करेंगे तो तभी आप सीख पाएंगे। कि कचरे के निपटान की क्रियाकलाप ये है कि पुराने फेंकी गई कांच की बोतलें, की प्लास्टिक बोतलें, नारियल की भूसी, ऊन, चादरें, कागज, कार्ड तथा अन्य अनुपयोगी वस्तुएं एकत्र कीजिए तथा आप फेंकने के स्थान पर इनमें कुछ उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। प्रयास कीजिए। विद्यालय में किए गए कंपोस्ट उत्पाद के क्रियाकलाप को विस्तृत चिंता विषय। देखिए दोस्तों, चिंता विषय ये कि दिल्ली शहरों में ऋतु की ढेरों सारी पत्तियां जलाई जाती हैं। इन पत्तियों के जलने से उत्पन्न गैसों के सड़क दौड़ने वाले वाहनों में मुक्त होने वाली गैसों जैसी होती हैं। यदि ये जलाने की अपेक्षा कंपोस्ट बनाई जाए तो हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग में कमी ला सकते हैं। यदि हम दोस्तों बोलते हैं कि पत्तियों को जलाने की अपेक्षा जैसे कंपोस्ट बनाने में तो इस रासायनिक उर्वरक जो हम लोग रासायनिक उर्वरक जो यूज करते थे उसको कम हो जाएगा। हरे क्षेत्रों में जिनमें शुद्ध वायु होनी चाहिए वास्तव में पत्तियों के जलाने से विषैली गैसों से भर जाते हैं। दोस्तों, पत्तियों जलाने से या पॉलीथीन जलाने से विषैले गैस भर जाते हैं। यदि आप किसी को भी पत्तियों को जलाते हुए देखें तो उसकी शिकायत नगर पालिका अधिकारियों से करें अथवा समाचार पत्रों को लिखें अथवा पत्तियों को जलाने के विरुद्ध अभियान चलाकर रासायनिक जागरूकता एवं पैदा करें। यदि सुनिश्चित करें कि गिरी हुई पत्तियों को जलाया नहीं जा सके बल्कि इन पत्तियों से कंपोस्ट बनाई जाए। अपने शहरों अथवा राज्यों को विधि प्राधिकरण को लिखी गई या पत्तियों के जलाने को एक दंडनीय अपराध घोषित करते हैं। थैंक यू दोस्तों। ये 16वां ये लास्ट चैप्टर था, छठी एनसीईआरटी का। ये साइंस की सबसे लास्ट चैप्टर था, 16वीं चैप्टर ये समाप्त होती है छठी एनसीईआरटी दोस्तों। और अगले वीडियो में देखेंगे 7वीं एनसीईआरटी साइंस की देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप इसका रिवीजन करना। ओके, थैंक यू।